आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हमास ने इजराइल को चटाई धूल, इजरायली फौज पर किए बड़े हमले। हूती ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को दहलाया। वक्फ कानून पर बोले वजीर आजम मोदी, कहा कानून ठीक से लागू हुआ होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। वक्फ कानून पर मुसलमानों के खिलाफ साजिश, महमूद मंदी बोले इंसाफ तक जारी रहेगी लड़ाई। असम में भी वक्फ के खिलाफ शुरू हुआ मुजाहरा, मुजाहिरीन ने की पत्थरबाजी तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हज के मद्देनजर सऊदी हुकूमत की हिदायत, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ना ले आए साथ। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर बवाल, देवबंद से उठी बॉयकॉट पतंजलि की मांग। रामकथा के दौरान संबल में बोले राम भद्राचार्य, खुदाई में जहां जहां मंदिर निकलेगा वो जगह हम लेकर रहेंगे। वेस्टर्न यूरोप के मुल्क में पकड़ा गया भगोड़ा मेहुल चौकसी, बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को दबोचा। और गालिब अकादमी में इब्न सफ़ी की याद में सजी एक शाम, ए रहमान साहब ने इब्न सफ़ी की यादों को सजो कर लिखी एक नॉवेल। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। आखिरकार हमास के आगे इजराइल ने एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं। इतने हमले करने के बाद भी नेतन्याहू हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। आखिरकार उसने घुटनों पर आना ही था। आपको बता दें कि इस बार हॉस्टेज डील को लेकर इजराइल के तेवर नरम पड़े हैं। इजराइल ने हमास की कुछ शर्तों के आगे झुकना बेहतर समझा। दूसरी तरफ हमास के साथ मिलकर अल कुद्स और मुस्तफ़ा ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली फौजियों को धूल चटा दी। आपको बता दें, जो इजरायली फौजी गजा में हमले करके कब्जे कर रहे थे उनके लिए ऐसा जाल बिछाया कि कई इजरायली फौजी उसमें मारे गए, जिससे नेतन्याहू और ज्यादा बौखला गया है। इसके साथ गुज़िश्ता रात हमास ने रॉकेटों की बारिश कर इजरायली फौज को दहला दिया। हमास अब इजराइल के साथ एक बड़ी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा पर कब्जा करने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेतन्याहू खुद हमास के आगे झुक गया है। सीज़फायर डील को तोड़कर हमास को खत्म करने निकले नेतन्याहू को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। गजा पर इजराइल की जालिमाना बमबारी के जवाब में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने एक बड़ी वापसी करते हुए इजराइल से फिर लोहा लेना शुरू कर दिया है। द पैलेस्टीन क्रॉनिकल्स के मुताबिक फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास की फौजी यूनिट अल क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने साउथ गजा के राफा के ईस्टर्न हिस्से में एक्टिव इजरायली फौज को घेर लिया। ब्रिगेड ने अबू अल-रस इलाके में एक घर में विस्फोटकों का जाल बिछाकर इजरायली घुसपैठ यूनिट को धमाके से उड़ा दिया। इस खतरनाक हमले में कई इजरायली फौजी मारे गए और कई जख्मी हो गए, जिसके बाद नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गया। इस बीच अबू अल मुस्तफा ब्रिगेड ने एक इजरायली बॉम्बार्डियर ड्रोन को मार गिराया और दूसरी तरफ अल कुद्स ब्रिगेड ने सेंट्रल गजा में 2 क्वाडकॉप्टर ड्रोन जब्त किए। इतना ही नहीं, अल क़स्साम ब्रिगेड ने रॉकेट हमले करके भी इजरायली फौज के होश उड़ा दिए। अल मयादीन खबर के मुताबिक हमास की फौजी यूनिट अल क़स्साम ब्रिगेड ने जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ इजरायली नस्लकुशी का जवाब गजा में रॉकेटों से बमबारी करके IDF के फौजियों को दहला दिया। इजरायली मीडिया ने बताया कि गजा से साउथ गजा की ओर इजरायली फौज को निशाना बनाकर 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें इजरायली फौज को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी कब्जे वाले हिस्से में कई शहरों को निशाना बनाकर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर इजरायल को दहलाया था। हमास के हमलों में मुसलसल इजाफे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमास अब इजरायल को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। वहीं हूती और हमास के ताबड़तोड़ हमले से इजरायली PM अचानक घुटनों पर आ गया है और अब उसने हॉस्टेज डील में नरमी का रवैया अख्तियार कर लिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक 2 इजरायली अफसरान ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि इजराइल ने पिछले महीने टूट चुके सीज़फायर डील को बहाल करने के लिए हमास के साथ डील के तहत 11 कैदियों को रिहा करने की अपनी पुरानी मांग में अब ढील बढ़ती है। पिछले महीने हमास ने कहा था कि वो सिर्फ 5 कैदियों को ही रिहा करेगा, 11 को नहीं। अब कई हफ्तों तक हमास इजराइल के आगे नहीं झुका और अब इजराइल हमास के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। उन 2 अफसरान ने बताया कि इजराइल ने इजिप्ट के सालिसों को कायरो के नए ड्राफ्ट पर अपना जवाब सौंप दिया, जिसमें खुलासा किया गया है कि इजराइल के जरिए मांगे गए कैदियों की तादाद
पिछले महीने मांगी गई 11 की तादाद से घटकर 8 हो गई है। इन बातों का ये मतलब है कि इजराइल हमास की ताकत के आगे बेबस और लाचार है। वो जानता है कि वो कैदियों को रिहा नहीं करवा पाएगा और उसे हमास के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। भले ही नेतन्याहू कितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हमास को हराना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका के खुली तौर पर सपोर्ट और मिलिट्री मदद के बावजूद भी हमास और दूसरे लड़ाकों के हमलों के आगे इजराइल लगातार बेबस है। इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि ईरान इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके बड़ा हमला कर दे और उसे दहला दे। यूपी के संभल पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर जगगुरु रामभद्राचार्य ने राम कथा के दौरान कहा कि खुदाई में जहां जहां मंदिर निकलेगा वो जगह हम लेकर रहेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हम किसी को भी छेड़ना नहीं चाहते और किसी के छेड़ने पर हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। अगर कोई तमाचा मारेगा तो हम 10 थप्पड़ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि राम सभी जगह हैं। हीरा देवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज में शुरू हुई 7 दिनों की रामकथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह फूलों की बारिश के साथ इस्तकबाल किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि खुदाई में जहाँ जहाँ मंदिर निकलेगा वो जगह हम लेकर रहेंगे। उनके इस बयान के बाद कथा में मौजूद लोगों ने जमकर राम नाम के नारे लगाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे मुल्क में तनाज़ा देखने को मिल रहा है। मुसलमानों की कई तंजीम हैं, उनका ये कहना है कि ये बिल मुसलमानों के लिए ख़तरा है, उनके खिलाफ है। अब इसी बिल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वक्फ को अगर ठीक से लागू किया गया होता तो मुस्लिम नौजवानों को साइकिल का पंचर नहीं बनाना पड़ता। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वक्फ बिल कानून को लेकर घमासान जारी है। पूरे मुल्क में इस कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने अब इसको लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए महमूद मदनी ने इस तनाज़े को लेकर बीजेपी की एनडीए हुकूमत को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके साथियों ने मीडिया के जरिए ये इंप्रेशन दिया गया कि वक्फ बोर्ड जो चाहता था करता था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब स्टेट की काउंसिल बनती थी तो स्टेट बनाता था और सेंटर की बात होती थी तो सेंटर बनाता था। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए महमूद मदनी ने कहा कि ये मामला वर्कर का नहीं है, बल्कि ये मामला सियासत का है। मुसलमान के लिए मुसलमान के खिलाफ कभी हमदर्द बनकर और कभी गाली देकर अपनी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून पूरी तरह से अफसोसनाक है। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के चीफ ने कहा कि ये अगर मुसलमान के खिलाफ होता और देश के लिए अच्छा होता तो सोचा जा सकता था, मगर ये ना तो मुल्क के लिए अच्छा है, ना ही मुसलमान के लिए अच्छा है, ना ही इस सोसाइटी के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि इस बिल के ज़रिए आप बिल्डर और माफिया को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमको मालूम है कि हमारे एहसास को बहरे कानों से नहीं सुना जाएगा। इस मुल्क का शहरी होने के नाते हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, जिनको साइड लाइन कर दिया गया उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार करें। इस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए महमूद मदनी ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी इंसाफ मिलने तक। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी गई हैं, आगे भी दी जाएंगी। असम के कछार ज़िले में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान भारी हंगामा हुआ है। एहतजाज के हिंसक हो जाने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस मुजाहरे के दौरान पुलिस पर लोगों ने पथराव भी किया। घटना के बाद कछार जिला इंतजामिया ने किसी अनहोनी को रोकने के लिए कड़ी सिक्योरिटी कर दी है और लोगों को इकट्ठा होने और कई प्रोग्राम्स करने पर रोक लगा दी है। ये हुक्म जिला मजिस्ट्रेट मुर्दुल यादव के जरिए किया गया और इसमें 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। इस मुखालफत में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी ने कहा कि बैरंगा इलाके से बिना किसी इजाज़त के
मुखालफत मुजाहरा किया गया था। माहौल बिगाड़ने के बाद पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। उन्हें तितर बितर करते वक्त कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए हमने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। एसपी ने बताया कि इस दौरान उन्होंने पत्थरबाजी भी की थी, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है और मामले में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ CRPF के कमांडोज को भी डिप्लॉय किया गया है। अब हालात कंट्रोल में हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने उम्रा वीज़ा पर आए लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री ने यह फैसला हज के वक्त उमड़ने वाली भीड़ को मद्देनजर रखते हुए किया है। सऊदी अरब में जल्द ही हज का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर सऊदी मिनिस्ट्री ने उम्रा वीज़ा पर आए लोगों को अपने अपने मुल्क वापस लौटने की हिदायत दी है। इसके साथ ही वजारत ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों का वीज़ा भी रद्द कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने मक्का में हज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में एक हिदायत भी जारी की है। सऊदी अरब वजारत ने ऐलान किया है कि जिन लोगों का उम्रा वीज़ा है वो अपना उम्रा पूरा करके 29 अप्रैल तक अपने मुल्क वापस लौट जाएं। 29 अप्रैल उम्रा वीज़ा पर आए लोगों की वापसी की आखिरी तारीख है। तय तारीख तक वापस न लौटने पर कानून की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। वहीं इसके अलावा वजारत ने मक्का सफ़र वीज़ा और रोज़गार वीज़ा के लिए हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक इन वीज़ा के लोगों को मक्का आने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। वहीं सयाहत वजारत ने 2025 के हज मौके पर ऐलान किया है कि सभी स्कीमों का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। वहीं कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुसाफिरों और एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी टूर ऑपरेटर्स के जरिए से अपने हज का सफ़र बुक करने वाले 52,000 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को बड़ा झटका देते हुए अक़लियती मामलों की वजारत ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहले से बुक किए गए ज़ाती कोटे में से सिर्फ 20% को ही शुरू में मंजूर किया जाएगा। बता दें कि इसका मतलब ये है कि CHGO के तहत 80% रजिस्टर्ड लोग हज 2025 नहीं कर पाएंगे। ये सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री के पोर्टल तक पहुंच को बंद करने के बाद हुआ है। अदायगी में देरी और सर्विस समझौतों को आखिरी रूप न देने की वजह से सऊदी अफसरों ने मीना जोन 1 और 2 को रद्द कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों की मिनिस्ट्री ने इस चूक के लिए निजी टूर ऑपरेटरों को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अफसरों ने हिंदुस्तानी हुज्जाज के लिए पहुंच रद्द कर दी और उन्हें फ्रीज कर दिया। हुकूमत ने सभी ऑपरेटरों से पेमेंट का इंतजार करते हुए पेमेंट में देरी की और इससे सऊदी अफसरों के पेमेंट चैनल बंद हो गए। इस अफरा तफरी के बाद अक़लियती मामलों के मिनिस्ट्री ने सऊदी हज और उम्रा के मामले को उठाया है पैच। इसके बाद सऊदी ने नुसुक पोर्टल को आर्जी तौर से फिर से खोलने की रजामंदी दी है, लेकिन सिर्फ कम वक्त के लिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी CHGO को बराबर या ज़रूरत के हिसाब से टेंट मिलेंगे और अगर पोर्टल बंद हो जाते हैं तो कई हज मुसाफिरों को मीना में बुनियादी आवाज़ के बिना ही रहना पड़ सकता है। बाबा रामदेव अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। रामदेव ने देश के पुराने और मशहूर शरबत ब्रांड को जिहादी शरबत करार दिया था। रामदेव के इस बयान के बाद से ही कई लोग उनकी और पतंजलि की मुखालफत करने लगे थे। इसी कड़ी में अब देवबंद उलेमा और जमियतुल दावतुल मुस्लिमीन के मौलाना कारी इसाक गोरा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। मौलाना कारी इसाक गोरा ने रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर कहा है, रामदेव ने अपनी कंपनी के शरबत की पब्लिसिटी करते हुए दूसरे शरबत को लेकर कहा कि इस कंपनी को जो पैसा आता है उस पैसे से वो मस्जिद और मदरसा बनाती है। बाबा रामदेव ने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि जिस तरह से लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है, ठीक उसी तरह से शरबत जिहाद भी चल रहा है। बाबा रामदेव का इस तरह का बयान देना काफ़ी काबिल मजम्मत है। मौलाना कारी इसाक ने आगे कहा कि बाबा रामदेव को मैं एक ज़हीन इंसान समझता था, लेकिन उनके इस बयान से बिल्कुल गलत साबित होता है कि वो कहीं से भी ज़हीन है। बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेना चाहिए और मुल्क की तमाम आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जब तक रामदेव माफ़ी नहीं मांग लेते, उनकी कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान के बाद मुल्क भर में कई मुस्लिम तंजीमों ने उनका और उनकी कंपनी पतंजलि की मुखालफत करना शुरू कर दिया है। बाबा रामदेव ने वीडियो शेयर कर कहा था कि शरबत जिहाद के नाम पर लोगों को टॉयलेट क्लीनर बेचा जा रहा है। अपने घर के बच्चों और परिवार को ये जहर देने से बचें। हीरा कारोबारी भगौड़े मेहुल चौकसी को वेस्टर्न यूरोप के मुल्क बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जल्द भारत लाने की तैयारियां की जा रही हैं। भारत को पिछले 7 साल से मेहुल चौकसी की तलाश है। CBI के मुताबिक बेल्जियम की पुलिस ने उसे पकड़ा है। 65 साला भगौड़ा मेहुल चौकसी अपनी बीवी प्रीति चौकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रेसिडेंस कार्ड हासिल करने के बाद रह रहा था। बता दें कि मेहुल चौकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में फरार हैं। CBI और ED दोनों को ही उनकी तलाश है। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी को दबोचा है। PNB घोटाला सामने आने के हफ्ते पहले ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने जनवरी 2018 में मुल्क छोड़ दिया था। इसके बाद मेहुल 2021 में एंटीगुआ मुल्क से लापता हो गया था। बाद में उसकी लोकेशन डोमिनिकी में मिली।
मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का फाउंडर है। उसका भतीजा नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में बंद है। इन्हें 2019 में भगोड़ा मुजरिम करार दिया गया था। अब मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई के वर्ली में मौजूद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक अनजान शख्स ने व्हाट्सएप मैसेज करके सलमान खान की कार को बम से उड़ाने की बात कही है। बता दें कि भेजे गए इस मैसेज में लिखा है कि हम सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे। मुंबई की वर्ली पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक मुलजिम ने खुदकुशी कर ली थी। लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों पर सलमान खान ने कुछ वक्त पहले ही पहली बार चुप्पी तोड़ी। फिल्म सिकंदर की प्रेस मीट में एक्टर ने कहा था कि अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी है उतनी ज़रूर जिएंगे। इस धमकियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया दोनों पर सवाल खड़े फिर कर दिए हैं कि कोई इंसान जेल में बैठकर धमकियां कैसे दे रहा है। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शौहर एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के सीनियर अफसरान की ऑफिशियल मीटिंग में मौजूद थे। इसके लिए आतिशी ने एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर की है। आतिशी ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए इल्जाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत को सीएम के पति चला रहे हैं। उन्होंने इस हालात की बराबरी गांव में अक्सर देखे जाने वाले हालात से की। आतिशी ने अपनी पोस्ट में कहा कि इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जो आदमी एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी, डीजेबी के अफसरान के साथ बैठक कर रहे हैं वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शौहर हैं। उन्होंने कहा, पहले हम सुनते थे कि अगर गांव में कोई खातून सरपंच चुनी जाती है तो सारा सरकारी काम उसका शौहर संभालता है, लेकिन मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि एक खातून सीएम बनी है और सारा सरकारी काम उनके शौहर संभाल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने इसका जवाब देते हुए आतिशी पर बदतमीजी वाला तबसरा करने का इल्ज़ाम लगाया। सचदेवा ने रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा कि वो कड़ी मेहनत से इस ओहदे तक पहुंची हैं और परिवार के मेंबरों के जरिए आवामी नुमाइंदों की हिमायत करना बिल्कुल आम बात है। सचदेवा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि खुद एक खातून होने के बावजूद आतिशी खातून लीडर का अपमान कर रही हैं। दिल्ली में वाक़े गालिब इंस्टीट्यूट में आलमी उर्दू ट्रस्ट की जानिब से इब्न सफ़ी की याद में आलमी जायज़े का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। हमारे नुमाइंदा साहिल खान भी इस प्रोग्राम में पहुँचे और उन्होंने भी इस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाई है। आइए देखते हैं। इब्न सफ़ी साहब का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इब्न सफ़ी, जिनका असली नाम असरार अहमद था, एक मशहूर उर्दू लेखक थे। वो भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक और शायर थे। इब्न सफ़ी 26 जुलाई 1928 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 26 जुलाई 1980 को उनका इंतकाल हो गया था। अख्तर कहते हैं कि उन्होंने इब्न सफ़ी के नावल से ही किरदारों को ज़िंदगी से बड़ा गढ़ने की अहमियत सीखी। वो मानते हैं कि उन्हें शोले के गब्बर सिंह, शान के शाकाल और मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो जैसे किरदारों को नाम और पहचान इब्न सफ़ी से ही मिली है। बता दें कि जासूसी दुनिया में उन्होंने कई नॉवेल लिखे हैं और इस तरह की किताबों ने कम से कम 3 पीढ़ियों के दिलों पर राज किया था। 1947 के बाद वो पाकिस्तान में बस गए और उसके बाद वो वहीं से लिखा करते थे। इसलिए आज दोनों ममालिक के रीडर्स के बीच इलाहाबाद में पैदा हुए और कराची में दफन इस लेखक की साझा विरासत है। आज उन्हीं को याद किया गया है और उन्हीं की याद को सजोते हुए आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन रहमान साहब ने उनकी ही यादों को सजाकर एक नॉवेल लिखी। इस खास प्रोग्राम में इब्न सफ़ी के बेटे लाहौर से डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। इस प्रोग्राम को आलमी उर्दू ट्रस्ट की जानिब से मुनक़्क़िद कराया गया और इस प्रोग्राम में अदब की दुनिया के कई मारूफ नाम भी नजर आए, जिसमें आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन एम रहमान साहब के साथ प्रोफेसर शाहफर रसूल साहब, जाकिर हुसैन कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल अजीज साहब, मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा और जानी मानी हस्ती फारूक अलीगरी साहब मौजूद रहे। आदाब नाजरीन, तहजीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेजबान मिर्जा साहिल बेग। इस वक्त मैं मौजूद हूं गालिब इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर आलमी उर्दू ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है आलमी जायज़ा। तो हम अंदर चलते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम का अहमियत क्या है और इस प्रोग्राम में आज क्या क्या होने वाला है। तो हम बिना देरी किए अंदर चलते हैं और आपको इस प्रोग्राम की एक झलक दिखाते हैं। मैं रहमान साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब ए रहमान साहब। आज की ये महफिल, ये तकरीब कई लिहाज से बहुत गैरमामूली है और सबसे गैरमामूली बात तो इस तकरीब की ये है कि अमूमन हम जो वक्त तकरीब का मुकर्रर करते हैं तो उसके बाद लोगों का इंतज़ार करना पड़ता है और यानी अगर 5:30 बजे का वक्त है तो 6 बजे तक लोग आना शुरू करते हैं।
इस तकरीब की सबसे गैर मामूली बात ये रही कि 5 बजे से लोगों ने आना शुरू कर दिया, और ये एक और सबूत है इब्न सफ़ी की मकबूलियत का। दूसरी बात ये कि इस तकरीब की सदारत 3 सदूर हजरात फरमा रहे हैं। नंबर 1 पर हैं प्रोफेसर हसनैन अख्तर नकवी, तशरीफ ले आइए आप। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी के सदर शोबा हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नंबर 2 सदर हैं हमारे प्रोफेसर अखलाक आहन साहब, तशरीफ लाएं अखलाक आहन साहब। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में फारसी के सदर शोबा हैं, फारसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और तीसरे नंबर पर हैं हमारे सदर प्रोफेसर अहमद महफूज, जो जामिया मिल्लिया में उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और अभी बाई रोटेशन होती है क्योंकि सदारत यानी हेडशिप, तो अब दूसरे कोई साहब सदर हो गए हैं। अभी तक ये तकरीब क्योंकि ज़रा लेट हो गई, वरना जिस वक्त इनको सदारत के लिए इनसे दरख्वास्त की गई थी तो उस वक्त ये सदर शोबा उर्दू थे, अब महज प्रोफेसर उर्दू हैं। प्रोफेसर सादिक जो साबिक सदर शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनका इस्तकबाल भी रहमान साहब करेंगे। डॉक्टर शम्स इकबाल, डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू। प्रोफेसर अखलाक आहन, सदर शोबा फारसी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। रहमान साहब, इब्न सफ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इब्न सफ़ी एक ऐसे मुसन्निफ़ थे, एक ऐसे नावल निगार थे जिनके आज भी, उनका इंतकाल 1980 में हुआ और आज भी पूरी दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। और जिसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब मैंने इब्न सफ़ी नंबर का ऐलान किया, और पूरी दुनिया से, यानी आप ये समझिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई ममालिक, खलीजी ममालिक, इसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, जी, सैकड़ों लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे मुबारकबाद दी कि आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। खुद मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इब्न सफ़ी आज भी दिलों पर राज करते हैं और आज भी इस कदर मकबूल हैं। सर, जिस किताब का अंदर जिक्र हो रहा है उस किताब के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, ये हमारे जितने बड़े बड़े लिखने वाले हैं उर्दू के, जी, उन लोगों ने अपने जज्बात का इजहार मज़ामीन की शक्ल में किया है और मैंने उनको इकट्ठा करके इस नंबर में छाप दिया है। जी, और सबसे गैर मामूली बात इस सिलसिले में जो हुई वो ये हुई कि जितनी बड़ी अदबी शख्सियात थीं, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आपने इब्न सफ़ी को पढ़ा है, तो उन सब का ये कहना था कि हमने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि हमने तो उर्दू ही इब्न सफ़ी से सीखी, क्योंकि इब्न सफ़ी का जो स्टाइल था लिखने का, जो उसलूब, जो अंदाज़ निगारिश था, वो बहुत गैर मामूली था। और आज भी, यानी उसके बाद तो फिर अंग्रेज़ी नावल सैकड़ों पढ़ डाले और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की, सब कुछ किया, लेकिन आज भी अगर इब्न सफ़ी का कोई नावल सामने आ जाता है तो मैं पढ़े बगैर नहीं रहता उसको, और यही हाल सबका है। जी। सर, आज के प्रोग्राम का जो मेन मकसद था वो क्या था असल में? देखिए, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा काम इब्न सफ़ी पर हुआ नहीं, और जब मैंने इसका बीड़ा उठाया तो मुझे बहुत हिम्मत अफजाई चारों तरफ से मिली, राइटर्स से, जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, और उन सब ने उसके लिए मज़ामीन दिए। तो उसको मैंने एक ख़ास नंबर की सूरत में शाया किया, प्रिंट कराया, और आज उसका विमोचन, जिसको हिंदी में कहते हैं, रिलीज़ सेरेमनी अंग्रेज़ी में कहते हैं, और तकरीब इजरा थी उसकी, आज उसका इजरा किया गया है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। मैं थोड़ा बहुत उर्दू में लिखता पढ़ता हूँ जी, और ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से रिटायर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
और छोटी मोटी 2 एक किताबें हैं जिससे जैसे लोग जानते हैं बस। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, इब्ने सफ़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अभी अपनी तकरीर में भी ये बात कही है मैंने जी कि इब्ने सफ़ी किसी दौर में भी गुमनाम नहीं रहा। जी कभी वो हमेशा अदबी फ़िज़ा में और ख़ास तौर से फ़िक्शन की दुनिया में वो किसी न किसी तौर पर अपने वजूद को मनवाता रहा है, और ये बड़ी बात है। एक ऐसे दौर में जब कोई किताब भी 50 साल 100 बरस से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहती, इब्ने सफ़ी का पिछले 100 बरस से 90 बरस से नाम याद रखना, क़ारीन का बड़ा हल्का बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा काम है। अब्दुर्रहमान साहब ने आलमी उर्दू। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ वापस लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। आदाब।